नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हरिद्वार ग्रामीण के आर्यनगर श्यामपुर कांकरी में आयोजित मुख्य सेवक के चौपाल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों के बीच बैठकर सड़क, बिजली, पेयजल, सिंचाई व्यवस्था और रोजगार से जुड़ी समस्याएं सुनी। उन्होंने अधिकारियों को मौके पर ही समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कार्यक्रम औपचारिकता नहीं बल्कि सरकार की जवाबदेही का प्रमाण है और अब तक का जो अभियान है उससे 5 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हो चुके हैं। जन चौपाल इसके माध्यम से सभी के बीच में आकर सभी हमारे इस सीमांत क्षेत्र श्यामपुर के और पूरे हरिद्वार जनपद के अनेक लोगों के, अनेक किसान भाइयों के अनेक आवेदन यहाँ पर प्राप्त हुए, उनकी सुनवाई हुई और सभी में जो तत्काल जिनका समाधान हो सकता था उनका यहाँ पर समाधान किया गया है और जो मध्यकालिक, दीर्घकालिक जरूरतें हैं या समस्याएं हैं। हरिद्वार दौरे के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगामी 4 धाम यात्रा और इसके साथ ही साथ वर्ष 2027 में प्रस्तावित कुंभ मेला को लेकर सरकार की तैयारियों पर बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि 4 धाम यात्रा को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और सुविधाजनक बनाने के लिए सभी विभागों को समन्वय के साथ कार्य कराने के निर्देश दिए गए हैं ताकि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। चार धाम यात्रा के लिए हमने सारी तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं और आज भी हमारे सभी अधिकारियों के द्वारा सारे स्टेक होल्डरों के साथ, होटल व्यवसायियों के साथ, टैक्सी ऑपरेटरों के साथ, अन्य जो चार धाम यात्रा को संचालन करते हैं उन सबके साथ बैठक की है। हमारा प्रयास है कि सभी सालों के अनुभव लेते हुए यात्रा और अच्छी हो, लोगों के लिए सुखद हो, आने वाले लोग एक अच्छा अनुभव लेकर जाएं। और देहरादून में दिन दहाड़े हुई लगातार हत्याओं ने प्रदेश के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्ष इसे सरकार की नाकामी बता रहा है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि अधिकांश अपराध भूमि और जमीन से जुड़े हुए हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चेतावनी दी है कि अगर समय रहते इन मामलों को नहीं रोका गया तो परिणाम गंभीर होंगे। देहरादून में जो भी मर्डर हुए हैं तो अगर हम देखें तो ये भूमि से संबंधित मसले हैं और इसमें बहुत गहन जानने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरह की घटनाएं घटित हुई हैं और जिस तरह अपराध जिस तरह के बढ़े हैं, अगर इस पे समय रहते हुए अगर सख्त कदम नहीं उठाए तो ये अपराध फिर भविष्य में रुक नहीं सकते हैं, इनकी चेन बनती चली जाएगी। दूसरी बात यह है कि देखो, भूमि संबंधित जितने भी विवाद हैं ये राज्यों से संबंधित होते हैं। क्या हो गया है कि पुलिस का इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा हो गया है। देहरादून में भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार और दायित्वधारियों की सूची पर मंथन हुआ। प्रदेश सरकार में फिलहाल 5 मंत्री पद खाली है। वित्त मंत्री का पद प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद से रिक्त है, जबकि परिवहन मंत्री का पद चंदन रामदास के निधन पर पद खाली है। इसके बाद 3 अन्य पद सरकार गठन के समय से नहीं भरे गए। निश्चित रूप से कल जैसे कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी आपको ब्रीफ किया है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना चाहिए, इस विषय में वहां पर चर्चा हुई है और हम समझते हैं कि अब क्योंकि समय 1 साल का चुनाव का रह चुका है तो शीघ्र अतिशीघ्र जो है मंत्रिमंडल का भी विस्तार होना चाहिए। कांग्रेस वाले 10 मतलब पूछ में इसमें 10,000 तो सारे भी नहीं आते। 10,000 तो बहुत कम है।
देहरादून में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कानून व्यवस्था, महिला अपराध और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर लोक भवन का घेराव कर बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने सरकार के 9 साल के कार्यकाल को विफल बताते हुए जमकर हमला बोला। वहीं भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के आरोप निराधार हैं। देखिए, कांग्रेस मुझे लगता है कि अगर प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनकी एक बात है, लेकिन उनको जनता तक अपनी बात को ले जाना चाहिए। जनता को ये समझना, भरोसा होना चाहिए कि जो वो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि आज कांग्रेस कुछ भी कहे, कोई भी प्रदर्शन करे, जनता को उनकी बातों पर कतई भी कोई विश्वास नहीं है। और देहरादून में कांग्रेस के लोक भवन घेराव कार्यक्रम पर भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि कांग्रेस को प्रदर्शन के बजाय जनता के बीच जाकर काम करना चाहिए। उनका कहना है कि जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस सरकार को घेर रही है, उन पर सरकार पहले ही निर्णय ले चुकी है। ऐसे में घेराव केवल राजनीतिक दिखावा है। शक्ति दिखाई देती है, शक्ति कुछ दिख ही नहीं रही है, शक्ति कुछ है ही नहीं, इसलिए बीजेपी क्या दिखाएंगे। और मैं तो जिस बात को मानता हूं कि अपोजिशन मुख्य विपक्षी दल है, शक्ति प्रदर्शन की नौबत तो तब आती है जब उन्होंने कोई डिमांड की हो, तो कोई मांग की और मांग पूरी नहीं हो। जो भी डिमांड अपोजिशन ने की है वो हमने पूर्ण की है। और सबसे बड़ी बात है कि आप विधानसभा सत्र से बचना चाहते हैं, आपको सत्र में विषय रखना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री किसी काम को करने से रोकते हैं या कोई जन समस्या का समाधान नहीं होता है, और देहरादून में महिला अपराध, कानून व्यवस्था और भर्ती घोटाले को लेकर कांग्रेस के राजभवन घेराव के बाद पोस्टर विवाद गर्मा गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सरकार के दबाव में उनके पोस्टर्स हटाए गए हैं। इस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि नगर निगम ने नियमों के तहत कार्रवाई की है। उनका कहना है कि कांग्रेस ने पोस्टर लगाने की अनुमति और शुल्क जमा नहीं कराया था। वहीं कांग्रेस नेता करण माहरा ने इसे लोकतांत्रिक आवाज दबाने की कोशिश बताया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि आरोपों को हताशा करार देते हुए कहा कि नियम सबके लिए समान है। हताशा और धामी की घबराहट है। अगर धामी को फर्क नहीं पड़ रहा होता अपने कुकृत्यों को छिपाने के लिए, कांग्रेस के पोस्टर बैनर हटा के कुछ नहीं होगा। लोगों के दिल में है, लोगों के मस्तिष्क में है कि आज धामी की सरकार में अपराधी संरक्षण ले रहे हैं, फल फूल रहे हैं, और लोगों पोस्टर बैनर हटा के कांग्रेस को कमजोर नहीं किया जा सकता। लगा रहे हैं, अगर उन्होंने कहीं पर बैनर पोस्टर लगाए हैं तो जाहिर सी बात है कि नगर निगम से परमिशन लेने की आवश्यकता है। परमिशन ली जाती है, आप बिना परमिशन के किसी के बोर्ड पर ऐसे ही पोस्टर लगा देंगे तो जाहिर सी बात है कि वो एजेंसी उन बैनर पोस्टरों को हटाने का काम करेगी, क्योंकि नगर निगम ने ये ठेका दिया हुआ है और आगे से जो एजेंसी जिन्होंने ले रखी है ये उनका काम है, उनको देखना है कि वो बैनर लगेंगे या नहीं लगेंगे। अगर आपने परमिशन नहीं ली है तो जाहिर सी बात है कि आपके बैनर हटेंगे। लेकिन ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की निराशा दिखाई पड़ती है कि जब लोग उनकी रैली में नहीं आ रहे तो उन्होंने ये आरोप लगाना शुरू कर दिया। श्रीनगर के पाबो ब्लॉक में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और विधायक धन सिंह रावत ने करीब 5 करोड़ 70 लाख रुपए की 39 विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। पाबो पुल से खुंडेश्वर मैदान तक उनका भव्य स्वागत जुलूस निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण और जनप्रतिनिधि शामिल रहे। कार्यक्रम में रेप की अल्ट्रा पुअर योजना के तहत 3 महिलाओं को 35-35 हजार रुपए के चेक और बैंक सखी योजना में 2 महिलाओं को मोबाइल फोन वितरित किए गए। साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर चयनित खिलाड़ी सलोनी बिस्ट को क्रिकेट किट देकर सम्मानित किया गया। जनता की बहुत सालों से डिमांड थी कि यहाँ के बच्चे बहुत होनहार हैं और खेल में बहुत आगे बढ़ते हैं। अब तो महिलाएं भी बहुत यहाँ पे एक्टिव हैं। तो यहाँ पे लगभग 1.25 करोड़ रुपए की लागत से आज स्टेडियम का जो है हमने भूमि पूजन किया है और मुझे आशा और विश्वास है कि बहुत अच्छा ये स्टेडियम बन के तैयार होगा। और मैं उच्च शिक्षा मंत्री होने के नाते, क्योंकि हमारा डिग्री कॉलेज यहाँ पे है,
तो मैंने उच्च शिक्षा विभाग से इस स्टेडियम को बना रहा हूं ताकि सारे डिग्री कॉलेजों के बच्चे भी यहाँ पे खेल कर सके हैं, इंटर कॉलेजों के बच्चे भी यहाँ पे आ सकते हैं। और आज हमने लगभग यहाँ पे 39 योजनाओं का भूमि पूजन किया है। तो आप जानते हैं कि हमारी सरकार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे सांसद जी और मैं, हम लगातार क्षेत्र में बने रहते हैं। और देहरादून में कानून व्यवस्था समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बता दें कि लोक भवन कूच किया है। हजारों कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं, लेकिन गढ़ी कैंट के हाथी बड़कला क्षेत्र में पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक दिया। इस दौरान हल्की झड़प हुई और एक प्रदर्शनकारी घायल हुआ है। प्रदर्शन में कुमारी शैलजा, हरीश रावत, प्रीतम सिंह और हरक सिंह रावत सहित वरिष्ठ नेता शामिल रहे। पुलिस ने नेताओं को बस में बैठाकर पुलिस लाइन भेज दिया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि संघर्ष जारी रहेगा, उन्हें छोड़ा जाए या जेल भेजा जाए। का आगाज है जो जन सैलाब के रूप में देहरादून की सड़कों पर निकला है और लोग कह रहे हैं, जनता कह रही है भाजपा गई गई गई। तो ये भाजपा गई 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 के संदेश के साथ राजभवन पर हल्ला बोल। सड़कों पर उतरे। आप देख रहे हैं कांग्रेस ने हमेशा राहुल जी के नेतृत्व में, उनकी रहनुमाई में जो भी जनता की आवाज है उसको सदन में और सड़क पर हमेशा उठाया है। और आज समय आ गया है कि सड़क पर हम उत्तराखंड की जनता की लड़ाई लड़ें। राज्य में जो सरकार है वो सरकार लगातार जन विरोधी निर्णय लेने का काम कर रही है, काम जो है जनता के विरोध में कर रही है। इसलिए कांग्रेस ने निर्णय लिया है, आपके सामने है। प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से और महिलाओं पर अपराध हो रहे हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता सम्मिलित है। और इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि ये देहरादून जो अस्थायी राजधानी है, यहाँ 17-18 दिनों में जो है 6 हत्याएं हो जाती है। हम तो पूरी तरह ये रैली हमारे केवल राजनीतिक नहीं, हम प्रदेश के अंदर अमन चैन पैदा करने के लिए लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग। लेकिन ये लड़ाई हम तब तक लड़ेंगे जब तक हम चैन से तब तक नहीं बैठेंगे जब तक इनको नहीं हटा देते। इन भ्रष्ट बेईमान लोगों को, शराब माफियों की सरकार को, खनन माफियों की सरकार को, भू माफियों की सरकार को जब तक विदाई नहीं कर देते हैं तब तक कांग्रेस का कार्यकर्ता चैन से नहीं बैठे। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साथ नहीं होता है मेरा। अबे घोचू, अच्छा इंडिया को मालूम है, पेट दबा हर रोग दबा। समान नागरिक संहिता हमारी बेटियां, माता और बहनों की गरिमापूर्ण जीवन का आधार बने। यूनिफॉर्म सिविल कोड से लोकतंत्र की स्पिरिट को मजबूती मिलेगी, संविधान की भावना मजबूत होगी, किसी से भेदभाव नहीं, हर कोई बराबर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी प्रेरणा और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के सशक्त नेतृत्व में उत्तराखंड ने इतिहास रचते हुए देश का पहला राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया, जहां समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को प्रभावी रूप से लागू किया गया है। ये पहल राज्य में संवैधानिक मूल्यों को सुदृढ़ करते हुए समानता, सामाजिक समरसता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक दूरदर्शी और प्रभावी कदम के रूप में स्थापित हुई है। इस ऐतिहासिक कानून के सफल क्रियान्वयन का 1 वर्ष पूर्ण होने पर उत्तराखंड सुशासन, समान अधिकार और जन विश्वास की उस यात्रा का उत्सव मना रहा है जो एक संकल्प से शुरू होकर अब एक व्यवस्था में परिवर्तित हो गई है। इस पहल की नींव मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा 12 फरवरी 2022 के राज्य विधानसभा चुनावों में जनता से किए गए उस ऐतिहासिक संकल्प से प्रारंभ हुई, जिसे पूरा करने की दिशा में 24 मार्च 2022 को नवगठित सरकार की प्रथम कैबिनेट बैठक में विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्णय लिया गया। समिति ने प्रदेश भर में व्यापक संवाद करते हुए नागरिकों से लाखों सुझाव प्राप्त किए
और 2 फरवरी 2024 को अपनी विस्तृत रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की। इसके आधार पर 12 मार्च 2024 को यूसीसी उत्तराखंड अधिनियम 2024 को विधिक स्वीकृति प्रदान की गई और 27 जनवरी 2025 को नियमावली के प्रभावी होने के साथ ये कानून प्रशासनिक और डिजिटल दोनों स्तरों पर पूर्णतः लागू हुआ। इस अधिनियम के अंतर्गत विवाह, वसीयत, तलाक, लिव इन रिलेशनशिप तथा विधिक उत्तराधिकारी घोषणाओं से संबंधित प्रावधानों में सभी नागरिकों के लिए समान और न्याय संगत व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। साथ ही महिलाओं के अधिकारों और वरिष्ठ नागरिकों के हितों के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे इसकी सार्वभौमिक स्वीकार्यता, प्रशासनिक दक्षता और जन विश्वास को नई मजबूती मिली है। कानून के सफल क्रियान्वयन हेतु 10 दिनों से भी कम समय में 8,500 से अधिक अधिकारियों तथा 7,500 से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर संचालकों को प्रशिक्षित किया गया है। इसके साथ ही सहायता एवं तकनीकी परामर्श के लिए राज्यव्यापी मॉक ड्रिल का सफल आयोजन किया गया। इसके परिणाम स्वरूप 1 वर्ष में राज्य पोर्टल पर लगभग 5 लाख आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 96% का औसतन 5 दिनों से भी कम समय में निस्तारण हुआ। पंजीकरण की गति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जहां प्रतिदिन औसतन 1400 से अधिक पंजीकरण दर्ज किए जा रहे हैं। संवेदनशील एवं उत्तरदायी शासन का परिचय देते हुए सरकार ने जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप नियमों में समय समय पर आवश्यक संशोधन भी किए, जिससे यूसीसी कानून को और अधिक समावेशी, व्यवहारिक तथा जनहितकारी स्वरूप प्रदान किया जा सके। विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप विकसित उत्तराखंड की दिशा में समान नागरिक संहिता एक महत्वपूर्ण पहल है, जो समानता और न्याय को प्रशासनिक प्रक्रियाओं में व्यवस्थित रूप से समाहित कर रही है। समान नागरिक संहिता, समानता द्वारा समरसता। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। और आगे ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों पे आगे बढ़ेंगे। देहरादून में चारधाम यात्रा की तैयारियों के तहत धीरज सिंह की गढ़वाल ने टोकन सिस्टम की समीक्षा की। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में भारी तीर्थयात्री आवागमन को देखते हुए इस व्यवस्था को पुनः परखा और रिवाइज किया जाएगा। सचिव ने बताया कि टोकन सिस्टम का उद्देश्य तीर्थयात्रियों को कम समय में दर्शन सुनिश्चित करना और किसी भी प्रकार की असुविधा से बचाना है। इसमें देखिए, अगर बद्रीनाथ, केदारनाथ जहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारे यात्रियों की भीड़ रहती है, उस हिसाब से देखेंगे तो जैसे आप फॉर एग्जांपल लीजिए कि लगभग केदारनाथ में 16 लाख के करीब आपके यात्री आए और 17.5 लाख के करीब हमारे बद्रीनाथ में हमारे आए। तो दर्शन के हिसाब से देखेंगे कि तो पर अगर यात्री अगर वहाँ पे तीर्थयात्री अगर दर्शन करता है केदारनाथ मंदिर के सामने, तो लगभग 2.5 सेकंड का समय एक आदमी लेता है। और देहरादून में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कैंप कार्यालय में गुनियाल गांव स्थित निर्माणाधीन सैन्य धाम के अंतिम चरण के कार्यों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को लोकार्पण में से पूर्व सभी निर्माण कार्य समय सीमा के भीतर और गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि सैन्य धाम केवल एक स्मारक नहीं बल्कि वीर शहीदों के सम्मान और प्रदेश की गौरवशाली सैन्य परंपरा का प्रतीक है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी और निर्माण मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। भीमताल स्थित विकास भवन में नैनीताल के जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने जिला योजना, राज्य सेक्टर और 20 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा बैठक की। प्रगति रिपोर्ट में जल जीवन मिशन, PM, GSY और मातृ वंदना योजना के 20 श्रेणी में रहने वाले
पर उन्होंने नाराजगी जताई है। डीएम ने पीएमजीएसवाई अधिकारियों को 10 मार्च तक डामरीकरण सहित कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए और चेतावनी दी कि प्रगति संतोषजनक न होने पर कार्रवाई होगी। उन्होंने सभी विभागों को बजट 100% खर्च करने और गुणवत्ता सुनिश्चित करने को कहा है। 20 पॉइंट्स प्रोग्राम में पीएमजीएसवाई में हम ए श्रेणी में आ गए थे, पुनः इस महीने में बी श्रेणी में डिपिक्ट हो रहा है। कार्यदायी संस्था और संबंधित जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स हैं उन्हें हर हाल में सड़क की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए ए श्रेणी में आने के लिए हमने आज उन्हें हिदायत दे दी है। इसके अलावा बाकी जो हमारी और मदें हैं, कुछ में लक्ष्य सुधार के लिए उन्होंने मातृत्व वंदना योजना है, वो मांग ओरिएंटेड, उसमें लक्ष्य कुछ ज्यादा बता रहे थे विभाग, तो उन्होंने लक्ष्य संशोधन के लिए भेजा है। और जो हमारे ये जो यूपीसीएल का वो वाला होता है कि जिसमें मांग आधारित है, वो भी कि इन्हें कनेक्शंस देने होते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।